हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का लास्ट वीडियो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन पूरा का पूरा जो यूनिट है उसको ख़त्म कर देंगे एंड विल सी कि नेक्स्ट कौन सा वाला यूनिट जो है वो अपन को स्टार्ट करना है। एंड ऑफ कोर्स अभी 12th का जो है वो पेपर 25 को है एंड आई एम श्योर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। मैंने सारे मेन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं मोस्टली। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो बचा हुआ पार्ट था। सो अगर अपन बात करें आज के टॉपिक की तो वो है कि किस तरीके से जो हमारी स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब हर एक स्पीशीज किस तरीके से इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो डज द नंबर ऑफ द स्पीशीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर। ठीक है, सो मतलब कि कितने नंबर स्पीशीज के लिए ज़रूरी है? क्या एक स्पीशीज मतलब अगर कम अमाउंट ऑफ स्पीशीज है दूसरे के कंपैरिजन में तो क्या वो काफ़ी नहीं है या ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज ही चाहिए इकोसिस्टम के लिए? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो साइंटिस्ट अभी भी पता कर रहे हैं। So, for many decades, ecologists believe that the communities with more species generally tend to be more stable than those of the less species. Of course, सी बात है, वही नेचर सिलेक्शन वाला प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है, नेचुरल सिलेक्शन वाला, कि जो जितनी ज़्यादा प्रोजेनी अपना रिप्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, वो उतनी ज़्यादा जनरेशन अपने पीछे छोड़ के जा पाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लेस स्पीशीज़। So what exactly is a stability for the biological community? Now, a stable community should not, अब क्या ये इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ मार्क कर लेना कि एक स्टेबल कम्युनिटी को क्या चाहिए। तो एक स्टेबल कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए जो ज़्यादा वेरिएशन शो ना करे। ठीक है, कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब उसमें ज़्यादा म्यूटेशंस ना हो, ज़्यादा जल्दी जल्दी इवॉल्व ना हो। ठीक है, सो वो स्टेबल तभी बोल पाएंगे उसे। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस दैट इज नेचुरल और द मैन मेड, मतलब किसी भी तरीके की चाहे वो नेचुरल आपदा हो चाहे वो इंसानों के द्वारा आप लाई गई आपदा हो, लाइक जैसे कि वो छोटे-छोटे जो पेस्ट होते हैं उनके लिए तो हम अगर पेस्टिसाइजर्स छिड़कते हैं तो वो उनके लिए मैन मेड ही आपदा है, क्योंकि अपन ने बनाई है। ठीक है, तो इट कुड बी अ नेचुरल और द मैन मेड, तो वो उस तरीके से होनी चाहिए स्पीशीज को कि कम से कम वो ऐसे मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दे पाए जो भी नेचर या फिर मैन मेड डिस्टरबेंस होते हैं। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीशीज, कोई भी एलियन स्पीशीज, जैसे कि अगर जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ स्पीशीज रह रही है, अब अगर कोई बाहर से स्पीशीज यहाँ आ जाए रहने के लिए, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि ये जो कुछ स्पीशीज रह रही है वो हैम्पर करने लग जाए। ठीक है, उनकी ग्रोथ कम हो जाए या मतलब डिस्टर्ब हो जाए एक तरीके से, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पीशीज के आने से। So we don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman, अब यहाँ पे नाम याद रखो कौन है ये, डेविड टिलमैन्स है। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर्स। अब टिलमैन ने क्या किया था? टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट विथ more species shows less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiment, increased diversity contributed to higher productivity. So उन्होंने देखा एक पर्टिकुलर एरिया लिया और सेम उसी एरिया का एक और एरिया लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी स्पीशीज थी, मतलब एन नंबर ऑफ स्पीशीज थी और यहाँ पे थोड़ी सी कम स्पीशीज थी। तो ऑफ कोर्स सी बात है, जहाँ पे स्पीशीज का नंबर ज्यादा होगा वहाँ पे बायोमास भी ज्यादा होगा, तो इस एरिया का बायोमास बढ़ा हुआ था, वहीं पे इस एरिया का बायोमास जो था वो कम था। ठीक है, अब उन्होंने ये नोटिस किया जिसमें स्पीशीज का नंबर ज्यादा था उस पर्टिकुलर एरिया में आपके प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी और दूसरी बात क्या थी कि स्पीशीज़ स्टेबल थी। उनमें ईयर टू ईयर वेरिएशंस देखने को नहीं मिल रहे थे। ठीक है, वहीं पे अगर अपन दूसरे
ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर अपन बी एरिया की बात करें, यहाँ पे स्पीशीज कम भी हैं, और तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू ए, और ये लीस्ट स्टेबल होंगे। ठीक। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for the ecosystem health but imperative for very survival of the human race on this planet. Of course ये बात है, हम सब एक दूसरे जो जितने भी जानवर हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एंड वी स्पेशली ह्यूमंस, हम तो प्लांट्स पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हैं। चाहे हम कमर्शियली प्लांट्स को यूज़ करते हैं, चाहे हम उसको फूड की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। सो एक्चुअल में हम इकोसिस्टम पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, और हम मीन्स ह्यूमन रेस को रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। At a time when we are losing species at an alarming rate, one might ask, does it really matter to us if a species become extinct? ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें वाकई में कुछ फर्क पड़ेगा अगर कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए? ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक फूड चेन चलती आ रही है, वो जो एक फूड वेब चलती आ रही है, उससे असर पड़ेगा। उसमें से अगर कोई भी ट्रॉफिक लेवल खत्म हो जाएगा, तो उससे असर पड़ेगा, एनर्जी के सर्कुलेशन में फर्क पड़ेगा। सो वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीशीज इज लॉस्ट फॉरएवर? How is our quality of life affected if, say, for the 20,000, we have only 15,000 species of the ants on Earth? सो ये जस्ट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस नीट में नहीं पूछे जाते हैं। बस ये नाम याद रख लेना कि इन्होंने डेविड टिलमन ने क्या बोला था, और ये फिगर याद रख लेना, वही उससे याद रह जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो एरिया लिए थे, उसमें जिस एरिया में ज़्यादा स्पीशीज थी वो ज़्यादा स्टेबल थी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही थी, और उसका बायोमास भी ज़्यादा था। लेकिन जो दूसरा वाला एरिया है, ऑब्वियस सी बात है उसमें स्पीशीज कम है, तो बायोमास कम होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। Okay, there are no direct answers to such naive questions, but we can develop a proper perspective through an analogy, that is rivet poppet hypothesis. ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत पूछा जाता है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? इट वाज यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच। पॉल एलरिच ने आपके इस रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को यूज किया था। सो बेसिकली उन्होंने बोला था कि हम एक एरोप्लेन को एक इकोसिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। उन्होंने बस ये इसलिए बताने को ये एग्जाम्पल या रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस इसलिए यूज किया था, क्योंकि उनको ये समझाना था कि हर एक स्पीशीज एक इकोसिस्टम में बहुत इक्वल रोल प्ले करती है। अब उन्होंने बोला कि अगर मैं एरोप्लेन में आपके इस तरीके से 2 पंख लगे होते हैं, ठीक है? और सीट्स होती है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर एक सीट्स के जो नट बोल्ट होते हैं, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट एरोप्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है इकोसिस्टम, और हर एक जो नट स्क्रूज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्पीशीज। अब हर एक स्पीशीज को उन्होंने पहले सीट्स की स्पीशीज को सॉरी सीट्स के नट्स को हटाना स्टार्ट किया। उससे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा एरोप्लेन पे, ठीक है, इनिशियली। बट वो जैसे-जैसे वो आगे स्क्रूज़ को हटाते गए, तो जैसे ही उन्होंने आपके बेसिकली पंख के जो प्लेन्स के जो पंख होते हैं उनको उनका जो स्क्रूज़ था उसको हटाया, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्लियरली देखने को मिल गया। बिकॉज़ अपना जो एरोप्लेन है वहाँ पर उसको फ्लाई करने में दिक्कत होगी। ठीक। तो एक ये चीज़ वो बताना चाह रहे थे कि इनिशियली फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर अपन अपनी स्पीशीज़ जो है इकोसिस्टम में से हट रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, बट धीरे-धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर फ़र्क पड़ने लग जाएगा। सो इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर जॉइन्ड टुगेदर यूजिंग थाउज़ेंड्स ऑफ रिवेट, दैट इज़ या स्क्रू नट्स ओनली। ठीक है। स्पीशीज जिनको बोला गया है, इफ every passenger traveling it in starting popping a rivet to take home causing a species to become extincted, it may not affect the flight safety, proper functioning of the ecosystem initially.
ठीक है। बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वही चीज जो मैंने यहाँ पर बोला वो इंग्लिश में यहाँ लिखा था। Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivet on the wings, key species that drive the मेजर इकोसिस्टम। ऑफ कोर्स सी बात है, विंग्स जो है वो आपके जो नीचे जो सीड्स अंदर जो सीड्स थी वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उस स्पीशीज पे आए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो इकोसिस्टम को एक तरीके से चला रही है, अगर उस पे अगर अपन आते हैं और वो एक्सटिंक्ट होने लग जाती है धीरे धीरे, तो ऑफ कोर्स सी बात है इकोसिस्टम हैम्पर करेगा। ठीक है, गड़बड़ आएगी, इकोसिस्टम के फंक्शन में गड़बड़ आएगी। इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू अ फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ द फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स विंडोज इनसाइड द प्लेन। ओके, अब आते हैं मेन उस पे, दैट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर तो आपको बस ये दो नाम याद रखने हैं कि रिवेट रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने यूज करी थी, दैट इज पॉल एलरिच ने यूज करी थी, और डेविड टिलमैन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, वो याद रखना है। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली अपन को ये पढ़ना है कि अब कितनी हमारे अभी तक जो कुछ स्पीशीज है उनका लॉस हो चुका है, एंड क्या क्या कंडीशंस रह चुकी हैं जिसकी वजह से ये लॉस हमें देखने को मिला। सो व्हेन इट, ये इम्पोर्टेंट पैरा है, इनको याद रखना कुछ लाइन को, बिकॉज जब तुम पेपर देते हो तो जो टेस्ट सीरीज के जो पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं मोस्टली। ठीक है। So while it is doubtful if any species are being added into the Earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and accusing finger is clearly pointing a human activities. Of course, ये बात है, जैसे जैसे ह्यूमन प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे हम जो हमारा फॉरेस्ट है उसको खत्म करते जा रहे हैं, और फॉरेस्ट में अगर अपन फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पीशीज है, वो भी धीरे धीरे अपने नेचुरल हैबिटाट से भटक जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं जैसे ही वो नेचुरल हैबिटाट से अलग होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम अपने घर पे रहते हैं, ठीक है, हम अपने जैसे होम टाउन में रह रहे हैं, हम अपने एक सेफ्टी जोन में रह रहे हैं, ठीक। बट एज सुन एज आप अपने घर से दूर जाते हो, कहीं दूसरी सिटी के लिए मूव करते हो किसी भी काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, सो यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो अपन तो इंसान है, अपन तो कैसे भी मैनेज कर लेंगे, बट वो जो स्पीशीज हैं, वो जो जानवर हैं, वो कैसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। So, the colonization of the tropical Pacific island by the human is said to have led the extinction of more than 2000 species of native birds. ठीक है। सो पैसिफिक आइलैंड्स में, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमंस के द्वारा अभी तक 2000 स्पीशीज नेटिव बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो ये चीज याद रखना है। अब आईयूसीएन रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना। सो द आईयूसीएन रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज। आपके 784 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन मतलब जो है डॉक्यूमेंटेड हो चुका है, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स हैं लास्ट 500 ईयर्स में। तो ये नंबर जो है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आपको याद रखनी है। सम एग्जाम्पल, ये स्पेशली ये पूछ लेते कि डोडो कहाँ से था, ये मॉरिशियस से था। क्वागा कहाँ से था, ये अफ्रीका से था। थाइलेसीन कहाँ से था, ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी कहाँ से था, रशिया से। एंड थ्री सब स्पीशीज कौन सी थी जो अभी तक हो चुकी हैं डिसअपियर, दैट इज बाली, जवान एंड कैस्पियन ऑफ द टाइगर। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं, प्लीज 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 इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि डोडो कहाँ से था, तो इट इज मॉरिशस। देन क्वागा कहाँ से था, अफ्रीका। थैलेसिन कहाँ से था, ऑस्ट्रेलिया। देन स्टीलर सी काउ कहाँ से था, रशिया। एंड वो कौन सी थ्री सब स्पीशीज थी टाइगर की जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो बाली, जवान और कैस्पियन। ठीक है।
अब the last 20 years alone have witnessed disappearance of the 27 species। ठीक है, अभी 20 सालों में कम से कम 27 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो चुका है। अगर अपन उसे देखें तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जितने भी नाम दे रखे हैं ना, वो कुछ जो क्वेश्चंस है वो आ चुकी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। shows the extinctions record shows the extinction across the taxa or not random। some groups like amphibian appear to more vulnerable to the extinction। अब ये लाइन भी पूछी जा सकती है, we don't know, बट हाँ, कि कौन से सबसे ज्यादा कगार पे है एक्सटिंक्ट होने के, तो दोज आर एम्फीबियंस। ठीक है, एडिंग टू द ग्रेम सिनारियो ऑफ दिस एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर दी 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction। Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, and 32% of all amphibian species, and 31% of the gymnosperm species in the world faces the threat of extinction। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अपन बात करें कि कितनी और एक्सटिंक्ट हो सकती है, दे आर इन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो अगर बर्ड्स की बात करें तो वो 12% है, मैमल्स की बात करें तो वो 23% है, अगर एम्फीबियंस की बात करें तो नंबर उल्टा कर दो, 32% है, और एक नंबर कम कर दो तो 31% जिम्नोस्पर्म्स हो गए। ठीक है, ये इतने परसेंट जो है इन स्पीशीज के वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगी कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, वी डोंट नो कि कब ये क्वेश्चन जो है नीट के पेपर में आ जाए। तो एक एक लाइन ध्यान से समझ के याद करके चलो। Okay, from the study of the history of the life on Earth through the fossil records, we learn that large-scale loss of a species like the one we are currently witnessing have also been happened earlier, even before the human appeared on the scene। Of course, ये बात है, इस तरीके का एक्सटिंक्शन हमने बहुत पहले भी देखा गया है। अगर अपन फॉसिल्स को देखें तो जो डायनासोर्स थे वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके थे जब ह्यूमन अपियर भी नहीं हुए थे। ठीक है, सो ये पूरी प्रोसेस जो है काफी टाइम से पहले चली आ रही है। सो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड सिंस द ओरिजिन एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ द मास एक्सटिंक्शंस। अभी तक ह्यूमन के अपियर होने से पहले 5 एक्सटिंक्शंस वाले मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना। और अभी जो चल रहा है वो 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है। ठीक है, 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन चल रहा है, presently in progress, different from the previous episodes। The difference, अब इसमें पूछ रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली यहाँ पे रेट का डिफरेंस है। यहाँ पे रेट का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन भी अब इन्वॉल्व हो गया। पहले तो नेचुरल ही आपस में कंपटीशन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू ये एक्सटिंक्ट हो जाते थे, बट अब यहाँ पे ह्यूमंस के एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है, तो उस वजह से भी रेट जो है एक्सटिंक्शन का वो बढ़ गया है। इसीलिए जो पिछले 5 एपिसोड्स एक्सटिंक्शन के वो धीरे धीरे हुए थे, बट अभी जो करंट सिनारियो जो 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन चल रहा है वो बहुत ज्यादा हाई पेस पर चल रहा है। सो द करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम faster than the pre-human time of our activities are responsible for the faster rate, as I have said। Ecologists warn that if the present trends continue, nearly half of all the species on the earth might be wiped out with the next 100 years। तो अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो विद इन 100 years आधे से ज्यादा जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अब रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन से फैक्टर्स हैं इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। सो इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ रीजन में लीड टू अ डिक्लाइन इन अ प्लांट प्रोडक्शन। ठीक है, अब बेसिकली अगर जैसे ही बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी कि प्लांट का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो प्लांट का प्रोडक्शन कैसे होगा, तो प्लांट का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, lowered resistance to the environmental perturbations such as drought, and increased variability in certain ecosystem process such as plant productivity, water use, pest and disease cycle। So एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी
कि ड्रॉट जैसी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है? रेत खिसकना जैसी कंडीशन आ जाएगी, मिट्टी खिसकना जैसे जिसे अपन सॉइल इरोजन भी बोलते हैं, ठीक है? उस तरीके की चीज़ें भी अपन को देखने को मिलेंगी क्योंकि प्लांट नहीं होंगे तो उनके रूट्स कैसे पकड़ के रखेंगे सॉरी सॉइल को, ठीक है? सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपके अलग-अलग कहीं पे प्लांट प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा है, कहीं पे बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, तो वो एक तरीके से इकोसिस्टम में इम्बैलेंस लेके आएगा। अब बायोडायवर्सिटी के कॉजेज़ क्या-क्या हैं? किस वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है हमारे? तो एक बहुत अच्छा है इविल क्वाड्रेट, ये पूछा जाता है 4 ऐसे दुष्ट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है एंड ज़्यादातर वो ह्यूमन की वजह से है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? ह्यूमन्स रिस्पॉन्सिबल है आपके बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए। सो ये इविल क्वाड्रेट जो यहाँ वर्ड लिखा है, इसको याद रखना, दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना, बिकॉज़ ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द इविल क्वाड्रेट्स, या इनमें से कौन-सा इविल क्वाड्रेट है जो कि बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सबसे पहले है हैबिtat लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द ड्राइविंग एनिमल्स एंड द प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कई बार मैंने बोला कि फॉर अभी जब इनिशियली जब ह्यूमंस डेवलप कर रहे थे तब इतना ज्यादा फॉरेस्ट था हमारे आसपास कि हम फॉरेस्ट में ही रहते थे। पर जैसे-जैसे ह्यूमन्स ने डेवलपमेंट करी एंड आपके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए, तो हमने धीरे-धीरे करके क्या करे, लैंड जो है उसको खत्म करना चालू कर दिया। मतलब वहाँ पे जो फॉरेस्ट था उसको हटाना चालू कर दिया। अब फॉरेस्ट में क्या बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, ठीक है? आपके हाथी भी रहते हैं, आपके चीता भी रहते हैं, आपके हर तरीके के जानवर, बर्ड्स वगैरह सब रहते हैं। तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर एरिया का उनके एरिया का जो हैबिटाट है, उन स्पीशीज का जो हैबिटाट है वही हटा दिया। तो अब वो जो एनिमल्स हैं वो रोड पे आएंगे, तो कोई अपने एक्सीडेंट में मरेगा, कोई उस पर्टिकुलर दूसरे जब हैबिटेट में जाएगा वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से स्पीशीज जो है वो खत्म होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। सो द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ द हैबिटेट लॉस्ट कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है? वंस कवरिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक जमाने में कभी 14% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस कवर करता था। कितना? 14%, बहुत लार्ज अमाउंट है ये। दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%, मतलब 14 से सीधा का सीधा 6% हो गया, मतलब कितना कम हो गया in the name of the human development. So they are being destroyed fast. By the time you finish reading the chapter, 1,000 more hectares of the rainforest could have been lost. अब यहाँ पे Amazon रेन फॉरेस्ट की भी बात कर लेते, तो Amazon रेन फॉरेस्ट जिसको हम lungs of the planet बोलते हैं, हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर कितनी सारी स्पीशीज अभी भी रह रही है, लेकिन हम वहां पर भी जाने लग गए। ऑल्दो अभी वहां डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ नहीं काटे जा रहे, काटे भी जा रहे होंगे तो एक एरिया जो बाहर के साइड है उधर काटे जा रहे होंगे, बट जो डीप अमेजोन फॉरेस्ट है वहां नहीं काटे जाते। तो रिस्ट्रिक्टेड भी है वहां जाना ह्यूमंस का, बट स्टिल हम वहाँ पर भी इन्वेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ का टूरिज्म बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है? वहाँ पे लोग देखने आएंगे कैसा क्या, तो उस वजह से सो हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियन ऑफ द स्पीशीज इज बीइंग कट एंड क्लियर फॉर द कल्टिवेटिंग सोया बीन्स, ठीक है? अब वहाँ पे भी अमेजोन की जो आउटस्कर्ट्स फॉरेस्ट का जो आउटस्कर्ट होगा वहाँ पर सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए प्लांट्स को हटा दिया गया। और for the conservation of the grasslands for raising beef cattles, तो beef cattles जो होते हैं जैसे काओ बफेलो, इनको चारा खिलाने के लिए वहां पे ग्रासलैंड्स जो है बनाई गई। So besides the total loss, the degradation of the many habitat by the pollution also threatens the survival of many species. Of course ये बात है, जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप कर रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। कुछ स्पीशीज इस पोल्यूशन में सर्वाइव कर जाती है और कुछ नहीं कर पाती हैं। So when large habitat are broken up into the small fragment due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to the population decline, as I have said. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में पहले समझा दिया था। नाउ अगर मैं अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन की बात करूँ, दूसरा क्वाड्रेट है, इविल क्वाड्रेट है में से एक है। सो ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर द फूड एंड द शेल्टर। ऑफ कोर्स ये बात है, ह्यूमन हर किसी पे डिपेंडेंट रहता है।
तो वो फूड और शेल्टर के लिए फॉरेस्ट और नेचर पे डिपेंडेंट है। सो बट when needs turns into the greed, it leads to the over exploitation। जब भी किसी चीज की अत होती है तो हम उस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से आप ना, अगर अपन नेचुरल रिसोर्स के लिए बात करें, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स की तरफ बात करें, तो आप उस चीज को ओवरली यूज करने लग जाते हो, आपको उसकी अहमियत पता नहीं रहती। ठीक है। एक्सटिंक्शन, मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्शंस इन द लास्ट 500 ईयर्स। अब यहाँ पे जो नाम लिखा है प्लीज इसको याद रखना, पूछा जाता है ये। स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन। हमने इसको इतना यूज कर लिया है, इतना यूज कर लिया कि अब वो बेचारे एक्सटिंक्शन ही हो गई होगी उनकी, एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं। सो विच ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि बार बार उनका यूज किया, ओवर एक्सप्लॉइट किया बाय द ह्यूमंस। ठीक। प्रेजेंटली मेनी मेराइन फिशेस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड are also harvested, endangering the continued existence of some commercially important species। ठीक। तो ये स्टीलर सिकाओ और पैसेंजर पिजन का नाम याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है, ये एक नीट का ही पीवाईक्यू है। ठीक है, तो इसको याद रखना। ओके, तीसरा, अगर इविल क्वाड्रेट में से तीसरे क्वाड्रेट की बात करूँ, या तीसरे इविल फैक्टर की बात करूँ, तो वो है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एक अच्छा, जो सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि एक अच्छा खुशहाल परिवार होता है, फिर एक विलेन की एंट्री होती है और वो जो परिवार है वो टूट जाता है। सो उसी तरीके से समझो इसको भी, कि एक अच्छी खासी स्पीशीज ग्रो कर रही थी, बट ह्यूमंस को तो रहता है कि भाई मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है कि ये सर्वाइव कर जाएगी, या वो खुद ही अपने आप ही वो स्पीशीज कैसे भी उड़ के तैर के उस जगह आ गई। तो और अगर कहीं वो डोमिनेटिंग निकली, तो वो जो आपस जो वहां पे जो ओरिजिनल स्पीशीज जहाँ रह रही थी, वो जो उसकी जो स्पीशीज थी वो मर जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे अगर केस देखो तो ये भी याद रखना है, बिकॉज ये पूछा जाता है, प्लीज इसके याद रखना। सो व्हेन एन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or the extinction of the indigenous species। indigenous species का मतलब ये है कि इंडिया में रहने वाली नहीं, इसका मतलब ये है कि जो उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत टाइम से रह रही है। जैसे हम इंडियंस इसलिए बोल हम हमको इंडियंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज हम इंडिया में बहुत टाइम से रह रहे हैं। सो वी आर इंडिजिनियस स्पीशीज ऑफ द इंडिया। अगर ऐसे कोई अफ्रीका में रह रहा होगा, सो दे आर द इंडिजिनियस स्पीशीज ऑफ द अफ्रीका। ठीक है। तो इंडिजिनस का मतलब होता है कि वो बहुत टाइम से, बर्थ के टाइम से वो यहाँ पर रह रही है स्पीशीज। ठीक है। सो द नाइल पर्च, अब ये एग्जाम्पल याद रखना है, नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया। कौन से लेक में इंट्रोड्यूस किया था नाइल पर्च को? विक्टोरिया में। ये एलियन स्पीशीज है, यहाँ पे नाइल पर्च जो है वो एलियन स्पीशीज है। और लेक विक्टोरिया कहाँ पे है? ईस्ट अफ्रीका में। Lead eventually to the extinction of an ecological unique assemblage of more than 200 species of chichiled fish in the lake। तो अफ्रीका में जो लेक विक्टोरिया था, ये सॉरी जो विक्टोरिया लेक है, उसके अंदर जो चिचिल्ड फिश थी, वो उसकी 200 स्पीशीज थी जो कि एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक नाइल पर्च फिश जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, और ये डोमिनेटिंग थी, जिसकी वजह से इसका सारा खाना खा जाती थी, एंड ये कुछ नहीं खा पाते थे, एंड एट लास्ट मर गए। ठीक है। सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एनवायरमेंट डैमेज कॉज द थ्रेट posed to our native species by the invasive weed species। अब इंडिया में भी एक चीज हुई थी, दैट इज, क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स जो अपने साइड से जो वीट लेकर आए थे, उसके साथ उन्होंने पार्थेनियम नाम की कैरेट ग्रास जो थी उसको, ये एक वीड है। ठीक है। एक्चुअली हुआ ये था कि वो अपने साइड से गेहूं लेकर के आए कि हम ये वाला यहाँ उगाएंगे, बट वो चालाक थे, वो हमारे इंडियंस को नहीं ग्रो करना करवाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे लिए वो एक कैरेट ग्रास जो वीड होती है उसको साथ में भेज दिया। अब जब वो ग्रो करी तो वो इतनी ज़्यादा ग्रो करने लगी व्हीट की, उसकी वजह से जो हमारी व्हीट था, जो हमारा मेन गेहूँ था, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था।
सेम आपके लैंटेना भी था एंड ऐसे ही वाटर हाइसिंथ एक्चुअली ये था कि ब्रिटिशर्स को ये प्लांट बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला कि अब हम इसे इंडिया में ग्रो कराएंगे। तो वो इंडिया में ग्रो कराने के चक्कर में वो इतना ज्यादा फैलता गया ये वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से जो उस इकोसिस्टम में रहने वाली जो स्पीशीज थी उनकी डेथ हो गई। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कौन-कौन सी इंडिया में लाई गई थी। एक तो कैरेट ग्रास थी जिसको आप पार्थेनियम भी बोलते हो, लैंटेना, और तीसरा था वाटर हाइसिंथ या आइकोनिया। रिसेंट इलीगल इंट्रोड्यूस ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस gariepenius for the aquaculture purposes posting a threat to the indigenous fishes of the catfishes in our river। तो हमारी रिवर में क्लेरिस गैरीपाइनस नाम की अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से जो हमारी इंडिजिनस कैटफिश है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है। अब लास्ट क्वाड्रेंट, ओके, अब आते हैं चौथे क्वाड्रेंट पे, दैट इज दी को एक्सटेंशन पे। सो को एक्सटेंशन में अगर आप इसको समझोगे तो म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल से समझो। सो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल में जब अपन ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, दैट इज फिग जो था और जो उसके साथ जो इंसेक्ट एसोसिएटेड था। तो वो बेसिकली क्या हो रहा था कि फिग अपनी लाइफ साइकिल उस इंसेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं कर सकता था, और वो इंसेक्ट अपने फिग के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता था। सो उससे क्या होता था, अगर इंसेक्ट में कोई चेंजेस आएगा तो फिग प्लांट में चेंज आना जरूरी है, और फिग प्लांट में कुछ चेंज आया तो इंसेक्ट में आना जरूरी है। सो दिस इज कॉल्ड दी को इवोल्यूशन। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज भी इन दोनों में से एक्सटिंक्ट होती है तो दूसरी वाली भी अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि दूसरी वाला जो स्पीशीज है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सो व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट in an obligatory way also become extinct. When a host fish species become extinct, its unique assemblage of the parasites also meet the same fate। एक ये पैरासिटिज्म वाला भी केस हो गया जिसमें आप समझो कि जो आपके पैरासाइट होते हैं, अगर होस्ट ने होस्ट जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो पैरासाइट रह के क्या करेगा, क्योंकि पैरासाइट को तो उस होस्ट के अंदर या उसके ऊपर रहना था। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल ये प्लांट पॉलिनेटर्स वाला हो गया, म्यूचुअलिज्म वाला। ठीक है, where the extinctions of the one invariably leads to the extinction of the other। तो ये सारे के सारे जो क्वाड्रेट्स हैं आपको याद रखने हैं। ओके, लास्ट टॉपिक पे आता है, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। अब हमने बात कर ली सारे फैक्टर्स, कैसे कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रही है, किस तरीके से हम बचा सकते, सॉरी, किस तरीके से कितनी कितनी स्पीशीज लॉस हो चुकी है, कितनी स्पीशीज बची हैं, कितनी बकाया है, कितनी येट टू बी डिस्कवर्ड है, ये सब हमने अभी तक बात कर ली। अब इन सारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना कैसे है। सो वाई शुड बी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। So there are many reasons, some of obvious and others are not obvious, but equally important। They can be grouped into three categories, जैसे कि आपके हो गए narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical। सो नैरोली यूटिलिटेरियन में आपके आ जाते हैं कि जो आपको प्लेजर मिलता है एक नेचर में रहने के अराउंड। ठीक है, जब आप नेचर में जाते हो तो एक अलग सा पीस मिलता है। एक आप जब इकोसिस्टम में, जैसे नॉर्मली हिल स्टेशंस वगैरह में जब जाते हो या समुद्र के किनारे अगर आप बैठते हो तो एक नॉर्मल पीस मिलता है, मेंटल पीस मिलता है। तो उस मेंटल पीस के लिए हमारे रोजमर्रा की जो हमें चीजें चाहिए, जैसे कि कुछ भी हो गया, आपके गम्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, रेजिन्स हो गए, ठीक है, टेनिन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, दाल हो गई, चावल हो गए, तो ये सारी चीजें हमारी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो पूरी करने के लिए, सो दीज ऑल कम अंडर नैरोली यूटिलिटेरियन। सो आर्ग्यूमेंट फॉर द कंजर्विंग, इसी की वजह से हमें इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि हमें अपने लिए भी कंजर्व करना है। ठीक है, तो नैरोली यूटिलिटेरियन उसमें आ जाता है। आर्ग्यूमेंट फॉर द कंजर्विंग biodiversity are obvious, humans derives countless direct economic benefits from the nature, जैसे कि फूड हो गया, क्रिस्टल पर्ल्स, फ्रूट्स, फायरवुड्स, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टैनिन्स, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन, परफ्यूम्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेडिसिनल इंपॉर्टेंट।
Importance. More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plant, and 25,000 species of the plant contribute to the traditional medicine used by the native peoples around the world. Of course, ये बात है, हम आज भी जो स्किन रैशेज हो जाते हैं या कुछ भी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम हमारे जो घर में जो नानी, मम्मी, दादी वगैरह जो हैं, वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर नीम का पेस्ट लगा लो, ठीक है? और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अपन यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि बेसन वगैरह फॉर रिमूविंग द टैनिंग एंड ऑल, ठीक है? तो वो सब कहाँ से आ रहा है? वो सब आपका कौन दे रहा है? हमें नेचर ही दे रहा है, ठीक है? सो वी यूज़ एन नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ फॉर आवर यूज़, ठीक है? नोबडी नोज़ हाउ मेनी मोर medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored with increased resources put in bioprospecting. अब bioprospecting क्या है? Exploring molecular genetic and species level diversity for production of economic importance. तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का जो टर्म का मतलब है कि आप मॉलिक्यूलर लेवल पे, आप जेनेटिक लेवल पे, आप स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी को देख रहे हो, उसकी इकोनॉमिक, उसके प्रोडक्ट्स के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हो, ठीक है? नेशंस एंडोड विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सेप्ट expect to reap enormous benefit. अब broadly utilitarian का मतलब क्या है? Argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystems. Serve as a nature provides. The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through फोटोसिंथेसिस। अब बेसिकली एक तो जो नैरो यूटिलिटेरियन वाली बात हो गई कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस तक जो आपके चीजें सीमित हैं, जो हम यूज करते हैं इकोनॉमिकली या मेडिसिनली किसी भी तरीके से। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आ जाता है कि आप पूरे अर्थ को किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत है। सो जो हमारा अमेज़न फॉरेस्ट है, वो फोटोसिंथेसिस करके अप्रॉक्सिमेटली 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन अर्थ की एटमॉस्फेयर को देता है। तो समझ रहे हो कि मतलब अमेज़न फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि वो पूरा अर्थ में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% जो आता है वो अपन को अमेज़न फॉरेस्ट से मिलता है। So can we put an economic value on the service by the nature? You can get some idea by finding out how much neighborhood hospital spends on a cylinder of the oxygen. Obvious सी बात है, ऑक्सीजन सिलेंडर हमको कितने महंगे में मिलते हैं अगर अपन नॉर्मली हॉस्पिटल्स में देखें तो, लेकिन नेचर हमें फ्री में प्रोवाइड करा रही है, सो वी शुड रिस्पेक्ट देम। Pollination, without which plants cannot give us the fruits of the seed, is another service, ठीक है, जो कि plants को मिल रही है। Ecosystem provide दो pollinator layer bees, bumblebees, birds, bats. What will be the cost of them accomplishing pollination without the help of the natural pollinators? Of course ये बात है, अगर pollination नहीं हुआ तो प्लांट्स की स्पीशीज आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ ऑक्सीजन, कहाँ कुछ, तो दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक? So there are other intangible benefits that we derive from the nature, the aesthetic pleasure of by walking through the thick woods, watching springs, flowers in a full bloom, or walking up the bulbul songs in the morning, ठीक है? अब इन सब पे आप प्राइस टैग लगाओगे तो ये तो जो आपके लुई विटॉन है, गुची है, प्रादा है, इन सब से भी महंगे ब्रांड बन जाएंगे, ठीक? तो वी कैन नॉट पुट द प्राइस टैग ऑन देम, क्योंकि इनका कोई मूल्य ही नहीं है, दे आर अमूल्य। Okay. The ethical argument of the conserving biodiversity related to what we owe to the millions of the plants, animals, and microbial species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value to us. हर एक माइक्रोब स्पीशीज, हर एक प्लांट, हर एक एनिमल स्पीशीज अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट स्पीशीज है, भले ही वो हमारे लिए यूज हो रहा है और नहीं हो रहा है, बट
हो सकता है वो छोटा-सा माइक्रोब या वो छोटा-सा इंसेक्ट किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल के स्पीशीज़ के लिए खाने की तरह काम करे, तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही हमारे लिए नहीं है, ठीक है? सो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम छोटी से छोटी चीज़ को प्रिज़र्व करके रखें। सो ये एथिक्स आ जाते हैं, एथिकल कंज़र्वेशन आ जाता है कि हम उस तरीके के एनवायरनमेंट बनाएँ, नेचुरल पार्क्स बनाएँ, ज़ूज़ बनाएँ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? So we have moral duty to care of their well-being and pass on the biological legacy in good to our future generation. अब कैसे कंजर्व कर सकते हो? तो उसके लिए दो चीजें हैं. We have in situ conservation and we have ex situ conservation. So when we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all the level is protected. We save the entire forest to save the tiger. मतलब हम एक टाइगर को बचाने के लिए हम पूरा का पूरा जंगल को बचाते हैं, बिकॉज टाइगर इज ऐसा कोई एनिमल नहीं है कि उसको हम एक पिंजरे में काफ़ी दिन तक रख सकें। अगर वो खुले में रहेगा तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी ग्रो करेगी, ठीक है? सो दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड इन सिटू, ठीक है? अपन जब पूरे फॉरेस्ट को कंज़र्व करते हैं, जब पूरे जैसे कि नेचुरल पार्क्स जो होते हैं, ठीक है? वो आते हैं आपके किसमें इन सीटू कंजर्वेशन में, मतलब आप पूरा का पूरा एरिया ही कंजर्व कर दे रहे हो, उसको पिंजरे में कैद नहीं कर रहे हो, ठीक है? सो इट इज नोन एज इन सीटू और ऑन साइट कंजर्वेशन. नाउ हाउ एवर व्हेन देयर आर सिचुएशंस वेयर एन एनिमल और द प्लांट इज एंडेंजर्ड, अब ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि कई बार ऐसी कई स्पीशीज होती है जहाँ पे आप देखोगे कि उसके एक या दो ही स्पीशीज के मेंबर बचे हैं, तो उस टाइम पे हमको उनको एक अलग तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है. दैट इज कि हम उनका जो नेचुरल हैबिटाट है वहां से निकाल के उनको ऐसे सेफ हैबिटाट में लेकर आए जहाँ पे वो ग्रो कर पाए. सो वो हो जाते हैं आपके एक्सीटू या ऑफ साइट, उसमें आपके जूस वगैरह आ जाते हैं. कंजर्वेशन इन द डिजायरेबल अप्रोच, तो इन सीटू कंजर्वेशन में faced with the conflict between the development and the conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. ऑफ कोर्स ये बात है, इतने बड़े एरिया को कंजर्व करना ये हंसी खेल वाली बात नहीं है. उस पर्टिकुलर एरिया में एक टाइगर ही नहीं, लायन भी है, टर्टल भी है, सॉरी टर्टल भी है, टोर्टोइस भी है, बहुत सारी स्पीशीज हैं, तो हमें उन सबको अब भी ख्याल रखना है. तो हर किसी कंट्री की बस की बात नहीं होती. इनवेरिएबली द नंबर ऑफ अ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव फ्रॉम द extinctions of the exceeds at conservation resources available on a global basis. This provide has been addressed by eminent conservationists. They identified for the maximum protection certain biodiversity hotspots बनाए गए, ठीक है? मतलब ऐसे रीजन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ की रिचनेस देखी गई हो, सबसे ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज़्म देखी गई हो. एंडेमिज़्म क्या होती है? वो स्पीशीज़ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है. सो दैट इज़ स्पीशीज़ कन्फाइन्ड टू द रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. कहीं पर भी वो दूसरी स्पीशीज़ नहीं पाई जाती. मतलब अगर कोई एक ये ए स्पीशीज अगर यहाँ है, इंडिया में है, तो वो आपको अमेरिका के फॉरेस्ट में नहीं मिलेगी, ठीक है? या कहीं ऑस्ट्रेलिया के या वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलेगी. अब यहाँ पे ये जितने भी आपको नाम दे रखे हैं और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे हैं, याद कर लेना क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है. ये पीवाईक्यू भी है. सो इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं हमारे पास, ठीक है? बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन लिस्टेड. मतलब 25 तो थे ही, बट और 9 ऐड कर दिए गए हैं. तो इससे हमारे हॉटस्पॉट कितने हो गए वर्ल्ड में? 34 हॉटस्पॉट्स, ठीक है? दीज हॉटस्पॉट्स आर द रीजन एक्सेलरेटेड हैबिटाट लॉस. एक्चुअली ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे हैबिटाट लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इनको कंजर्व करके रखना हमारी मोरल ड्यूटी है. इसमें से 3 हॉटस्पॉट अपने इंडिया के पास हैं. तो दीज आर द वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका
Indo-Burma and Himalaya over our country exceptionally high biodiversity region. Now, although all the biodiversity hotspots put together covered less than 2% of the Earth's land area, अगर अपन सारे 34 हॉटस्पॉट्स को लेकर आ जाए साथ में, तो भी वो पूरे अर्थ में सिर्फ 2% ही एरिया कवर्ड करते हैं. एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could be reduce the ongoing mass extinction बाय ऑलमोस्ट 30%. तो अगर हम इन हॉटस्पॉट्स, क्योंकि हॉटस्पॉट्स क्या है, ये वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे वो स्पीशीज रहती है जो और कहीं दूसरी जगह नहीं पाई जाती. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एंड अगर ये मेहनत हमने कर ली तो ऑब्वियस सी बात है हम 30% तक एक्सटिंक्शन तक को रोक सकते हैं. अगर अपन इंडिया में बात करें तो यहाँ पर सेक्रेड ग्रूव्स बनाने का, नेशनल पार्क्स बनाने का, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने का बहुत मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हर एक स्टेट में आपको मिल जाएंगे. ठीक है. सो ecologically unique and biodiversity rich regions and legally protected are biosphere reserves, natural parks and sanctuaries. India has, अब यहाँ पे इंडिया के बारे में जो लिखा है ना, वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. ठीक है, कितनी? 448. And India has also a history of religious and the cultural traditions that emphasize protection of the nature. Obvious सी बात है, हम हमारे इंडिया में वी हैव बिलीव कि एक जो पर्टिकुलर जैसे अगर अपन हिंदू की बात करें तो वहां पर हम गाय को पूजते हैं एज आर मदर. ठीक है. वहीं पे अगर अपन पेड़ों के साइड में आ जाए तो वहां पर जैसे बैनियन ट्री है, ठीक है, वहां पर भी उनको पूजा जाता है. पीपल का पेड़ है, उसको भी पूजा जाता है कई जगह पे. ठीक. सो इस और असम में तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो नेचर से डिराइव जो भी होता है वो उन्हीं को ही पूछते हैं. जैसे प्लांट्स हो गए, मून हो गया, सन हो गया, वो उनको ही पूछते हैं. ठीक है. उनकी ही पूजा करते हैं. सो इन मेनी कल्चर tracts of the forest were set aside and all the trees and the wildlife within were venerated एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन. अब एक सेक्रेड ग्रुप्स नाम की भी चीज बनाई जाती है जो कि आपको खासी एंड जैंता हिल्स, इसका नाम भी याद रखना प्लीज. सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ पाए जाते हैं? खासी एंड जैंता हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, एंड सरगुजा चंदा बस्तर एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश. ठीक है. तो ये आपको यहाँ पे मिलेंगे सेक्रेड ग्रुप्स. Meghalaya में sacred groves are the last refugees for the large member and the rare threatened plants यहाँ पे पाए गए हैं. अब अगर अपन बात करें एक्सीटू कंजर्वेशन की, तो एक्सीटू कंजर्वेशन इज बेसिकली कि आप ऑन साइट से हटके ऑफ साइट, मतलब उसको उस पर्टिकुलर हैबिटाट से निकाल के एक ऐसे हैबिटाट में लेकर आ रहे हो जहाँ पे आप खुद उनकी केयर करोगे. सो जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं वहाँ, बोटानिकल गार्डन्स जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारीज जो होती हैं. So in these approaches, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special care. ठीक है. जैसे कि जूलॉजिकल पार्क हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई. सर्व दिस पर्पस there are many animals that have become extinct in the wild but continue and maintain in the zoological parks. ठीक है. Although वो extinct हो चुके हैं but still वो आपके मेंटेन है, बिकॉज हमने उनको एक सही टाइम पे जूलॉजिकल पार्क्स में, बोटानिकल पार्क्स में या वाइल्ड लाइफ सफारीज में उनको लाके सेफली रखा हुआ है. ठीक है. Now, in recent years, ex-situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures. Now, gametes of the threatened species can be preserved in the variable and the fertile condition of the long period during cryopreservation technique. Eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue culture method. So basically, कहने का मतलब ये है कि
अब इतनी ज़्यादा आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, इतनी ज़्यादा ह्यूमन्स ने तरक्की कर ली है कि अब हम जो गेमीट्स है उनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आगे चल के उनको एक आईवीएफ जैसे अपने में होता है, ठीक है? उसी तरीके से इनमें क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स से हम है ना काफ़ी टाइम बाद प्रिजर्व कर सकते हैं इनके गैमीट्स को, ठीक है? और आगे जाके एग को फर्टाइल करा सकते हैं इन विट्रो कंडीशन एंड सेम हम प्लांट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक, seeds of different genetic strains of commercially important plants can be kept for a long period in the seed bank. Of course ये बात है, अब हम सीड को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कई सालों तक रख सकते हैं जब तक उसके लिए फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए. Biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore collective responsibility of all nations. So basically ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सबकी पूरे ह्यूमंस की, एक नेशन की नहीं, एक कंट्री की नहीं, बट सारे कंट्री सारे नेशंस की है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी सबको प्रोटेक्ट करनी है, सबको इक्वली ऑक्सीजन चाहिए, सबको इक्वली खाना चाहिए, ठीक है? सो एक हिस्टोरिक कन्वेंशन बनाया गया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? हिस्टोरिक कन्वेंशन बनाया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जो कि अर्थ समिट था। और ये कहाँ हुआ था? द अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। इसमें बेसिकली सारे नेशंस आए थे ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। फिर उसके बाद हुआ अर्थ समिट, के बाद हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2002 में हुआ था। एक 1992 में हुआ था अर्थ समिट, कहाँ हुआ था? रियो दी जेनेरियो में। और दूसरा हुआ था वर्ल्ड समिट 2002 में जोहान्सबर्ग में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। इसमें कुल 190 कंट्रीज ने शपथ ली थी कि हम 2010 तक काफ़ी हद तक जो एक्सटिंक्शन चल रहा है उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है? और अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा लेंगे। देख, तो ये भी इम्पोर्टेंट पैरा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट आवर फुल टॉपिक एंड आई होप ये पूरा जो टॉपिक है समझ में आया होगा। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।